27 दिसंबर बेनजीर भुट्टो की नवी बरसी, जियालों के काफले मजार पहुंचना शुरू, इंतजामात मुकम्मल। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि 27 दिसंबर को पाकिस्तानी अवाम को सरप्राइज दूंगा। पंजाब भर में DCOs का ओहदा खत्म, डिप्टी कमिश्नर बना दिए गए। सूबाई हुकूमत ने पंजाब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 2016 जारी कर दिया। अदलिया किसी खौफ का शिकार होगी और ना ही मसलहत से काम लेंगे। अदलिया पर कोई दबाव नहीं होगा और तमाम फैसले मेरिट पर किए जाएंगे, नामजद चीफ जस्टिस साकिब निसार। इमरान खान ने एक बार फिर सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि अगर अदालतों से इंसाफ ना मिला तो फिर सड़कों पर निकलूंगा। जब तक जिंदा हूँ करप्ट माफिया के खिलाफ लड़ता रहूंगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान आबी तनाज़ा ताहाल बरकरार। इसहाक डार ने सदर आलमी बैंक से कहा कि वो सिंध तास मुआहदे से अपना मुताल्लिक अपना किरदार अदा करें और चेयरमैन सालिसी अदालत का जल्द तकर्रुर किया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रमशा खबर। टॉप स्टोरीज पर नजर आप डाल चुके हैं। सबसे पहले जो आज की अहम तरीन खबर वो उस पर हम बात करेंगे। पंजाब भर में DCOs का ओहदा खत्म कर दिया गया है और तकरीबन 15 साल के बाद इस ओहदे को खत्म किया गया है और डिप्टी कमिश्नर्स का ओहदा बहाल कर दिया गया है। आपको ये भी बताते चले कि डिप्टी कमिश्नर बतौर जस्टिस ऑफ द पीस क्रिमिनल केसेस की समाअत भी कर सकेंगे और भी इख्तियारात इनके पास होंगे। इसी पर बात करेंगे। हमारे पैनल जो हमारे साथ मौजूद है उसका तारुफ मैं आपसे कराती सकूँ। मेरे साथ अंजुम रशीद साहब मौजूद हैं, तजियाकार कैसर खोकर हमारे नुमाइंदे हैं, सीनियर सहाफ़ी, उनसे भी हम बात करेंगे इस बारे में। सीनियर वकील साद रसूल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें भी अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। साथ साथ साबिक IG पंजाब ख्वाजा खालिद फारूक साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अंजुम साहब, आपको क्या लगता है कि 15 साल बाद डिप्टी कमिश्नर्स का जो ओहदा है उसे बहाल कर दिया गया है, तो ये चेंज कैसा होगा? सबसे पहले तो ये बताइए। ये ओहदा मेरे ख्याल 150 साल पुराना है डिप्टी कमिश्नर का, और डिप्टी कमिश्नर का जब ओहदा था तो डिप्टी कमिश्नर ही जो है वो वज़ीर आला का एक बुनियादी हथियार होता था, एक इंस्ट्रूमेंट होता था जो गवर्नेंस चलाता था सारी की सारी। इवन पुलिस भी डिप्टी कमिश्नर के मातहत होती थी। फिर मुशर्रफ ने आके जो है वो ज़िला नाज़िम का जब कानून नाफिज किया तो डिप्टी कमिश्नर का ओहदा ख़त्म कर दिया और DCO को जो है वो ज़िला नाज़िम के मातहत कर दिया। अच्छा, अभी जो लेटेस्ट सूरत हाल है कि आज अखबारों में छपा तो है कि डिप्टी कमिश्नर का ओहदा बहाल हो गया है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो है वो वहाँ वज़ीर आला हाउस में इजलास भी जारी है और हमारे कैसर खोखर साहब क्योंकि इस पूरी तरह इन टच हैं अब तक जो लेटेस्ट सूरत हाल है, और अभी आज जो है इसके ऊपर रात को ब्रीफिंग भी है। उसमें राना सनाउल्लाह साहब ने भी कुछ तजावीज़ रखी हैं, तो पहले ज़रा मेरे ख्याल खोखर साहब से पूछ लें। ठीक है, कैसर खोखर साहब, आपको क्या लगता है कि अभी चेंजेस क्या आएंगे और क्या क्या तजावीज़ पेश की जा रही है? जी बिल्कुल, मैं आपसे वाले से आपको बताऊं कि पंजाब हुकूमत मुकम्मल तौर पर कंफ्यूजन का शिकार है। उसको ये नहीं पता चल रहा कि क्या जो नए बल्दियाती निज़ाम अदारे हैं, नुमाइंदे हैं, उनको कौन सा अख्तियार देना है, डिप्टी कमिश्नर को कौन सा अख्तियार देना है, पुलिस को कौन सा अख्तियार देना है। इस वक्त मैं बताऊं कि जो इस वक्त ड्राफ्ट जो तैयार हुआ है उस पर अभी डिलिब्रेशन चल रही है। अभी आज 5:30 बजे वज़ीर आला पंजाब ने मीटिंग भी तलब की है और राना सनाउल्लाह की सरबराही में कमेटी ने उस मीटिंग में ये रिपोर्ट पेश करनी है। और अभी लॉ जो है वो जारी नहीं हुआ, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस जो है अभी जारी नहीं हुआ, इस पर अभी डिलिब्रेशन जारी हुई है। ये जो डिप्टी कमिश्नर होगा ये बेसिकली जो आज से जो 150 साल से पहले जब अंग्रेज का दौर आया था तो उसमें एक लखनऊ तर्ज का डिप्टी कमिश्नर का स्टैच्यू बनाया गया था जिसमें इसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का अख्तियार दिया गया था। एक तो ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा, नंबर 2 ये सूबाई हुकूमत का जिले में नुमाइंदा होगा, नंबर 3 तमाम सूबाई हुकूमतों की जिलों में जो आपस में कोऑर्डिनेशन करेगा, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट हेड नहीं होगा। अभी तक ये डिसाइड नहीं हो सका कि डिस्ट्रिक्ट हेड कौन होगा, इसका अभी तक कोई फैसला नहीं होगा, क्योंकि अगर इसको डिस्ट्रिक्ट हेड बनाते हैं तो CRPC में अमेंडमेंट जरूरी है और CRPC में अमेंडमेंट चारों सूबों की मर्जी के साथ वफाकी हुकूमत ने करनी होती है, वो पंजाब हुकूमत के इख्तियार में नहीं है। लेकिन एक सेकंड, कैसर खोकर चारों जो सूबे हैं उन्होंने तो रिक्वेस्ट की भी है जी, उन्होंने इसमें अमेंडमेंट कर दी है। मेरा ख्याल है कि इसमें अमेंडमेंट जो है वो फेडरेशन पास कर रही है। हमारे साथ साद रसूल साहब मौजूद हैं, उनसे भी बात करने के अमेंडमेंट क्या कहते हैं इस बारे में, उनसे जान लेते हैं। पहले ख्वाजा साहब से जरा क्लैरिफाई करवा लीजिए। अच्छा ख्वाजा साहब, पुलिस जो थी वो डिप्टी कमिश्नर के मातहत थी और डिप्टी कमिश्नर हेड था, और डिप्टी कमिश्नर अब भी पॉसिबल नहीं है कि हेड ना हो। जब आपने जिला नाजिम को और मेयर को आपने अख्तियारात नहीं दिए हुए तो फिर जाहिर है कि आपको DC को देने पड़ेंगे। तो जो जब DC के साथ ख्वाजा साहब आपकी जो इंटरेक्शन था वो क्या था? बात है जब रशीद साहब, ये जो ना मेरा ख्याल ये अभी तक चाहते हैं कि ब्रिटिश राज कंटिन्यू करें। आप ब्रिटेन में जाएं तो वहाँ ये सिस्टम नहीं है। जो उनके मुल्क हैं, जो उन्होंने इवन जब ये इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था
पाकिस्तान नहीं बना था, तो उन्होंने जहाँ अंग्रेज़ों की आबादी नहीं सेटल्ड डिस्ट्रिक्ट थे लाइक कलकत्ता वगैरह, बॉम्बे, वहाँ पुलिस कमिश्नरेट रखा था, वहाँ डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ही रखा था। मकसद इस ओहदे का ये था कि एक स्टेट ऑर्गेनाइजेशन जो हुकूमत जो है वो एक सिंगल जो है अथॉरिटी चाहती है जिसके थ्रू वो मैनिपुलेट करे, अपने पॉलिटिकल एम्बिशन टारगेट्स को अचीव करे और लोगों को दबाने का टूल के तौर पर इस महकमे को यूज़ किया जाए। इसी तरह पुलिस को भी इसी एंगल से बनाया गया और इस्तेमाल किया गया पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए। प्रॉब्लम अब ये हुई कि उसमें आकर जो ना ये मॉडर्न जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है, वो इंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। डिवॉल्व का वो प्रोफेशनल एक डिपार्टमेंट होते हैं, वो उसकी प्रोफेशनल उसकी इम्प्रूवमेंट होती है, उसकी आउटलुक की अप्रोच ही डिफरेंट होती है। एक जर्नलिस्ट जो है जो वो हर महकमे का सरबराह बनाए तो उसको कैसे उन महकमों का पता है, ये कॉन्सेप्ट ही पुराना ऑब्सोलीट है। और मुझे अफसोस है कि ये बजाय हम आगे जाने के, मसलन हम जमहूरी हुकूमतों को तो अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इसमें जो प्रोग्रेसिव स्टेप जो लिया था वो एक फौजी जनरल ने लिया था। ख्वाजा साहब आप गालिबन ये कह रहे हैं कि पुलिस को डिप्टी कमिश्नर के मातहत नहीं होना चाहिए, पुलिस को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। पुलिस तो लॉ जो ऑर्डर 2002 है उसमें तो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट हो गई है, होना भी नहीं चाहिए और है भी नहीं। इसका ताल्लुक क्या है, किस हवाले से मुझे बताए ना, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है। ये इन्वेस्टिगेशन हो गई, प्रोसिक्यूशन हो गई, दूसरे जितने शोबे हैं, ये प्रोफेशनल डिपार्टमेंट है। ठीक। आप उसको किस कानून, किस दुनिया में आप कहीं जाए, श्रीलंका में जाए, जो दूसरे मुल्कों में जाए, जो आपके नेबरिंग कंट्रीज है, वो किधर जा रहे हैं। अच्छा, साद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साद रसूल साहब ये बताइएगा कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन लॉ के तहत डीसीओज के इख्तियारात क्या क्या होते हैं, और जो डिप्टी कमिश्नर्स आ रहे हैं उनके इख्तियारात क्या क्या हो सकते हैं, और वो किस तरीके से काम करेंगे, आया इंडिपेंडेंट होंगे या डिपेंडेंट होंगे? जी, इस पे थोड़ी सी बात करने से पहले अगर मैं कानून को थोड़ा सा वाज़ेह कर दूं यहाँ पे, जरूर। आईने पाकिस्तान के अंदर ये जो बात हो रही है कि सीआरपीसी को अमेंड करने की पावर सिर्फ फेडरल पावर है, ये बात दुरुस्त नहीं है। आईने पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 142 के नीचे सीआरपीसी की प्रोविंस वाइड अमेंडमेंट्स जो हैं वो हर प्रोविंशियल असेंबली भी कर सकती है। अगर एक नेशनल अमेंडमेंट करनी हो तो फेडरल लेजिस्लेचर ने करनी है, लेकिन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड उन कुछ मखसूस चीज़ों के अंदर से है जो कि अब भी कंकरेंट जुरिस्डिक्शन में आता है आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। तो प्रोविंशियल असेंबली जो है उसके ऊपर अमेंडमेंट्स कर सकती है पंजाब की हद तक। दूसरी बात यह है अच्छा, आप कह रहे हैं कि चारों सूबों का एक साथ अमेंडमेंट करना फेडरेशन के जरिए लाजमी नहीं है। फेडरेशन अगर करे तो चारों सूबों के ऊपर वो वाली अमेंडमेंट एप्लीकेबल होगी, लेकिन अगर उस जो फेडरल लॉ है, जो सीआरपीसी एक फेडरल लॉ है, आइन के अंदर ये गुंजाइश है, इजाजत है स्पेसिफिकली लिखी हुई कि हर प्रोविंस अपनी अपनी हद तक अपने प्रोविंशियल लिमिट्स के अंदर रहते हुए उस सीआरपीसी के अंदर अमेंडमेंट कर सकता है, जिस तरह 22 है 22 की अमेंडमेंट्स हैं। तो ये आइन के अंदर स्पेसिफिकली इजाजत है और प्रोविंशियल असेंबली जो है पंजाब की वो कर सकती है, पहले भी करती आई है, आइंदा भी कर सकती है, और ये कानून की पोजीशन है। ख्वाजा साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की थी, इसको थोड़ा सा मजीद आगे लेके जाना चाहिए कि जो हमारा लोकल गवर्नमेंट का जो डेवोल्यूशन का जो प्रोसेस है, जिसके थ्रू डेमोक्रेसी जो है वो ग्रास रूट्स लेवल के ऊपर आएगी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास आएगी, अवाम के करीब तरीन नुमाइंदों के पास आएगी। ये जब भी हमारे रियासत के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर, हिस्ट्री के अंदर हुआ, ये अयूब खान ने किया था जो कि एक मिलिट्री जनरल थे। जुल्फकार अली भुट्टो साहब के टाइम के ऊपर एक कानून आया 1975 के अंदर, लेकिन वो अप्लाई नहीं हो सका, उसको कभी भी इंप्लीमेंट नहीं किया गया। फिर ज़ियाउल हक साहब ने किया था जो कि फिर से मिलिट्री जनरल थे। 1990s की डेमोक्रेसी के अंदर फिर से लोकल गवर्नमेंट के ऊपर कोई काम नहीं हो सका। फिर जनरल मुशर्रफ साहब ने किया था 2001 के अंदर, जो कि मिलिट्री गवर्नमेंट, जो कि एक मिलिट्री रूलर थे। जब से उसके बाद डेमोक्रेसी हमारे मुल्क में वापस आई 2008 के बाद ऑनवर्ड्स, तो 18वीं तरमीम में 2010 में स्पेसिफिकली आर्टिकल 140A जो कि आईन पाकिस्तान के अंदर 18वीं तरमीम के थ्रू इंसर्ट किया गया, जिसके अंदर ये आइन का अब मदा है कि फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर डिवॉल्व कर दी जाएगी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तक। अब इसमें ऑप्शन कोई नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। इस सब के बावजूद भी 2013 तक पंजाब के अंदर कानून नहीं पास हुआ, और 13 के अंदर पास होने के बाद भी 2016 तक लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस पूरे नहीं हो सके। और जब ये इलेक्शंस हो भी गए, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद हुए, सुप्रीम कोर्ट के फोर्स करने के बाद हुए, तो अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, खासतौर पर
पे डीसी को ये पावर्स देने का एक मकसद ये भी लगता है कि जो लोकल गवर्नमेंट उसके कंपेटिटर्स हैं उनको वीकन कर दिया जाए और पावर डीसी के पास हो, जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल है और लोकल गवर्नमेंट को उस तरह रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अच्छा ख्वाजा साहब, जैसा कि साहब ने कहा है कि अगर गवर्नमेंट जो है वो पावर जो है वो लोकल गवर्नमेंट को नहीं देना चाहती, इलेक्टेड जो मुकामी हुकूमत है उसको अख्तियारात नहीं देना चाहती, तो फिर तो एक ही रास्ता है कि वो डीसी के जरिए डीसी को एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल करे और उसको इस्तेमाल करे और अपनी पूरी पावर डीसी के थ्रू एक्सर्ट करे। तो आप क्या समझते हैं कि इस डीसी के सिवा कोई और रास्ता है वजीर आला के पास अपनी पावर को यूज करने का? नहीं, कलेक्टिव विजडम हमेशा एक इंडिविजुअल विजडम से बेहतर होती है। एक सरकारी मुलाजिम चाहे किसी भी ग्रेड का हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी क्यों ना हो, एक नोटिफिकेशन की एक दो लाइनों का मार होता है कि सरेंडर, ट्रांसफर्ड, सस्पेंडेड, ओएसडी। तो इसीलिए तो है, तो वो गलत है। इसीलिए तो डीसी मतलब रखा है। हमने आगे प्रोग्रेस करनी है कि हमने देखना है जी कि वो कोई भी सियासी हुकूमत हो कि वो अपने मकासद के एक ऑफिस को यूज करना चाहती है। वी वुड नेवर अप्रिशिएट दैट। लेकिन भाई साहब ये भी तो बात हो ना कि अगर डीसीज ना हो तो फिर व्हाट इज द नेक्स्ट ऑप्शन? हमारे पास और ऑप्शन इसके अलावा क्या हो सकता है कि बेहतर निजाम हो, बेहतर नुमाइंदे जो आवाम की खिदमत कर सके? दुनिया में लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन किया जाता है, वो तमाम डिसीजंस लेते हैं और हर महकमे को कोऑपरेट करते हैं। आप उनको एम्पावरमेंट नहीं देंगे तो उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोकल आदमी को पता है कि मेरे मोहल्ले में सड़क बननी है, क्या बनना है। ऐड कर सकूं सर? हाँ बोलिए सर। गुजारिश ये है कि तमाम दुनिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर भी जो स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो वासा हो, चाहे वो डेवलपमेंट के लिए एलडीए हो, लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस हो, इस तरह के दीगर इदारे हों, वो अपनी अपनी स्पेशलाइज्ड काम अपने अपने इदारों में करते हैं, लेकिन उनका पॉलिसी कंट्रोल जो है कि इस टाउन के अंदर क्या होगा, इस तहसील में क्या होगा, इस डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा, उसकी इजाजत लेनी, उसकी प्लानिंग करनी, उसको इन्विजन करना लोकल गवर्नमेंट के नीचे होता है और यही लोकल गवर्नमेंट। अच्छा कैसर खोकर साहब, जो पहले डीसीओज मौजूद हैं, ओवरऑल पंजाब भर में कितने डीसीओज हैं और उनकी परफॉर्मेंसेस कैसी हैं? कि आया 15 साल के बाद डिप्टी कमिश्नर्स के ओहदों को बहाल किया गया है, तो इसका मतलब कि उनकी परफॉर्मेंसेस खातिर खा नहीं रही है, उनकी परफॉर्मेंसेस ओवरऑल कैसी हैं? इस वक्त पंजाब के 36 अजला हैं और 36 इस वक्त डीसीओ काम कर रहे हैं, जो अगले चंद रोज में जैसे ये ऑर्डिनेंस जो है इनफोर्स हो जाएगा तो ये डिप्टी कमिश्नर में तब्दील हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो डिप्टी कमिश्नर का ओहदा है, इसको कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स नहीं मिली हुई। ये ना डिस्ट्रिक्ट हेड है, ना डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव है, ना डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है। ये सिर्फ अभी इसका सूबाई हुकूमत का जिले में नुमाइंदा और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के इख्तियारात हैं। लेकिन जो अवामी नुमाइंदों की बात की है मेरे कुलीग और सारा ख्वाजा खालिद फरूक साहब ने, अवामी नुमाइंदों के पास भी कोई इख्तियारात नहीं है सिवाय जन्म पर्चियां बनाने के, सोलंग और नालियां बनाने के। असल जो फाइनेंशियल पावर होती है वो तो सारी सूबों के पास है, क्योंकि इन बल्दियाती नुमाइंदों के पास अपना रेवेन्यू जनरेशन का कोई जरिया नहीं है। जो पैसे सूबाई हुकूमत ने देने हैं वो इन्होंने खर्च करने हैं। सूबाई हुकूमत किसकी चाहेगी गिच्ची बंद कर मरोड़ देगी, जिसकी चाहेगी उसको पैसे देकर उसको ऊपर ले जाएगी। जो खराब करेगा जिले हुकूमत का नुमाइंदा, उसका हुक्का पानी बंद करने के लिए उसकी माली पावर, माली मामलत बंद कर दिए जाएंगे। ओवरऑल परफॉर्मेंसेस कैसी हैं डीसीओ? जी इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनके पास अब अख्तियारात जो है कि नई जंग शुरू हो गई है कि पुलिस, जैसा कि ख्वाजा साहब ने फरमाया कि इनके मुताबिक काम करने के लिए तैयार नहीं है और नए जो इनके अख्तियारात है सीआरपीसी में अमेंडमेंट होनी है, 22A के तहत इनको एफआईआर दर्ज करने का इख्तियारात मिलना है। और अगर ये डीसी डिप्टी कमिश्नर डीसी 0 बन जाता है, कोई भी डीएमजी अफसर या पीसीएस अफसर जो है फिर डीसी लगने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए डीएमजी लॉबी इस वक्त ये सोच रही है कि इस तरह का काम चलाया जाए ताकि हमारा काम भी चल जाए और इसके साथ साथ बल्दियाती नुमाइंदे भी अभी तो सूरत-ए-हाल ये है कि एलडीए या फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, जितनी भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं वो जो है वो मेयर के पास नहीं है। जितने भी तालीमी इदारे हैं वो मेयर के पास नहीं है। जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो एजुकेशन अथॉरिटी मेयर के पास नहीं है, हेल्थ अथॉरिटी, हेल्थ के महकमे मेयर के पास नहीं है। इसके बाद लाहौर की मीट कंपनी है, लाहौर की पार्किंग कंपनी है, लाहौर की दूसरी कंपनियां जो बन चुकी है वो लाहौर मेयर के पास नहीं है। मेयर के पास यही होगा, जन्म पर्चियां जारी करेगा, नालियां सोलंग बनाएगा और जाकर सूबाई हुकूमत को सलाम करेगा और पैसे मिलेंगे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो मेयर हमारे अभी भी तैनात हुए, इसका मतलब अंजुम साहब उनके पास भी इख्तियारात नहीं, तो फिर वो कैसे लोकल बॉडी जो है वो काम कर सकती है? देखिए ना, अब पीएचए बना हुआ है पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी, जो लाहौर के तमाम सड़कों के ऊपर जितनी भी ग्रीनरी है या जितने पार्क हैं ये सारे वो हैंडल करता है। फिर
फिर जो है वो वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बनी हुई है कि जो सफाई का काम है, अब सफाई का बुनियादी काम था मेयर का, तो अब मेयर के पास भी जो सफाई का बेसिक बड़ा काम है। सर इसमें मैं गुजारिश करूं सर आपकी इजाजत से। जी जरूर सर आइन की आर्टिकल 140 की मद ये है कि फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल, ये 3 चीजें लोकल गवर्नमेंट्स को डिवॉल्व हों। अब लोकल गवर्नमेंट्स के पास ये वाली स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होनी चाहिए, वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी होनी चाहिए, लाहौर पार्किंग कंपनी होनी चाहिए, एलडीए और वासा जैसी अथॉरिटीज होनी चाहिए। सिर्फ सवाल यह है कि उनका कंट्रोल, उनके ऊपर प्लानिंग का कंट्रोल क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास होगा या लोकल गवर्नमेंट के पास होगा? और यही सवाल जो है इफेक्टिवली इस इशू के अंदर है। अगर इन आप ये कह रहे हो कि हार्टिकल्चर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और एलडीए ये लोकल गवर्नमेंट के पास होने चाहिए। मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि इन अथॉरिटीज का स्पेशलाइज्ड काम है, क्योंकि वो एक टेक्निकल काम करती है, हॉर्टिकल्चर कैसे होना है, डेवलपमेंट कैसे होनी है, टाउन प्लानिंग कैसे होनी है, एलडीए इस तरह काम करती है। लेकिन अगर किसी तहसील के अंदर एक नई रोड को कमर्शलाइज करना है या एक नई सड़क बनानी है या वहां पे कोई जोनिंग रेगुलेशंस इंप्लीमेंट करनी है, तो उसकी इजाजत एलडीए का शख्स क्या उस वहां के लोकल यूनियन काउंसलर या नाजिम से लेगा या वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से लेगा? ये इफेक्टिव सवाल है यहाँ पे। लेकिन खालिद साहब, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या पुलिस को भी लोकल गवर्नमेंट के मातहत होना चाहिए, मेयर के मातहत होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए? देखिए, पुलिस का काम एंटायरली क्वासी जुडिशियल कह लें, मतलब है कि प्योरली मैं वो नहीं कहता, ये डिफरेंट आ जाता है। कल को आप कहेंगे कि जुडिशरी को भी इसके तहत होना चाहिए, इस तरह नहीं है। पुलिस का भी काम पब्लिक सेंसिटिव, उससे कुछ इश्यूज है जिससे मेयर से बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, कॉन्ग्रीगेशन होनी है, मीटिंग होनी है, उसके लॉ एंड ऑर्डर के वाले इश्यूज है, उसके हवाले से डेफिनेटली मेयर के होना चाहिए ताल्लुक। लेकिन बहरहाल एक चीज़ मैं वजाहत करूं, जो मेरी ज़ाती इन्फॉर्मेशन कुछ मैंने पुलिस अफसरों से पूछा था यहाँ प्रोग्राम आने से पहले कि इस ऑर्डिनेंस के हवाले से मैं समझता हूँ कि उसमें आई मस्ट अप्रिशिएट द आईजी पंजाब एंड इट्स टीम कि वो खासा सोना डिलिब्रेशन में उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पुलिस का दिया है। जब तक ये ऑर्डिनेंस सामने ना उतनी देर तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन बहरहाल जो अभी तक आमदा इतलात के मुताबिक जो मुझे मिली हैं वो उस पर एग्री कर गई ये तमाम चीज़ों को डिलीट करने के, जो सारी पावर वो अथॉरिटी पुलिस की लेना चाहते हैं, उसको सुपर इम्पोज अपनी अथॉरिटी को उस पर करना चाहते थे। खालिद साहब आपकी बात समझ नहीं आ रही। आप क्या कह रहे हैं कि पुलिस के जो अख्तियारात हैं और पुलिस की जो सबऑर्डिनेशन है वो मेयर के पास जाएगी? नहीं, वो उसका कोऑर्डिनेशन आएगी। अख्तियार तो उसका डिपार्टमेंट में जो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव हेड आईजी है वो पुलिस ऑर्डर में लिखा है, वो उसी के पास रहेगा। कोऑर्डिनेशन तो अब तक मेयर के साथ जो पहले भी था उसमें भी होना चाहिए। लोकल लेवल पे जो इश्यूज होते हैं उसमें पुलिस को एक्चुअली पुलिस को भी रिक्वायरमेंट है कि वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करे वो डिपार्टमेंट। लेकिन सर जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 है उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदों का क्या अख्तियार होगा, इसका मेयर के साथ कोई तल्लक नहीं है। अगर वो तो इस तरह तो महकमा जंगलात में इजलास तलब करता है तो पुलिस वाले उसमें पहुंच जाता है एसपी। इसका ये मतलब तो नहीं कि एसपी महकमा जंगलात के मतहत हो गया, वो एक इशू डिफरेंट है। लोकल गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं उनका एक्ट आ चुका है, उनका 2013 के एक्ट के अंदर उन्होंने काम करना है। जो डेवलपमेंट का काम है, जो लॉ एंड ऑर्डर का काम है वो पुलिस है, जबकि जो जिले की एडमिनिस्ट्रेशन है, जिले की कोऑर्डिनेशन डिप्टी कमिश्नर का काम कितने हैं और क्या उनको फाइनेंशियल पावर्स दी गई हैं कि उसके तहत वो जो लोकल बॉडीज है, जो लोकल नुमाइंदे हैं वो उसके तहत काम कर सकते हैं? इस पर भी बात होगी। और साथ साथ 27 दिसंबर कल आ रहा है और आसिफ अली जरदारी साहब गढ़ी खुदाबख्श पहुंचेंगे और उन्होंने एक सरप्राइज भी ऐलान करना है। वो सरप्राइज क्या होगा? साथ साथ शौकत बसरा साहब भी हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। हाजिर देख रहे हैं वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह शहीद बीबी की कब्र पर फातिहा खानी कर रहे हैं। मनाजिर आप देख रहे हैं, उनके साथ दीगर क़यादत भी मौजूद है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शहीद बीबी के मज़ार पर हाज़िरी दी है और फातिहा खानी की है। इस वक्त फूल बरसाए जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि आज से ही जो सिलसिला है फातिहा खानी का वो शुरू हो चुका है। इस वक्त पहुँचे हैं वजीर आला सिंध मुराद अली शाह गढ़ी खुदाबख्श, जहाँ पर इस वक्त शहीद बीबी के मज़ार पर हाज़िरी दे रहे हैं और फूल भी उन्होंने चढ़ाए हैं उनके कब्र पर। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि आज से ही फातिहा खानी का सिलसिला शुरू हो गया है। कल मुख्तलिफ काफिलों की सूरत में जो कारकुनान हैं जो शौदा की कब्र पर हाजिर देने के लिए पहुंचेंगे, काफिलों की सूरत में वो पहुंचेंगे और मुल्क भर से काफिले गढ़ी खुदाबख्श पहुंचेंगे। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह पहले ही गढ़ी खुदाबख्श पहुंच गए हैं, जहां इस वक्त उन्होंने मज़ार पर हाजिरी दी है और फातिहा खानी की है, जिसके बाद अब वो रवाना हो चुके हैं। फूल भी उन्होंने कब्र पर चढ़ाए हैं, फातिहा खानी की है। और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह इस वक्त पहुंचे गढ़ी खुदाबख्श, जिसके आप ये मनासिर देख रहे हैं। फातिहा खानी का सिलसिला अभी जारी है।
वज़ीर आला सिंध शहीद बीबी के मज़ार पर पहुंचे, जहां उन्होंने हाज़िरी दी है और दुआया कलमात अदा की हैं, फातिहा खानी की है, जिसके बाद जो वो रवानगी का सिलसिला इस वक्त जारी है। आपको बताते चलें कि कल 27 दिसंबर है, जिसके लिए बड़ी तादाद में जो जियाले हैं, जो कारकुनान हैं, वो पहुंचेंगे शहीद बीबी के मज़ार पर। और अभी से जो फातिहा खानी का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, जिनके साथ दीगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत भी मौजूद है, कारकुनान मौजूद हैं, जाले मौजूद हैं, जो कि शहीद बीबी के मज़ार पर इस वक्त हाज़िरी दे रहे हैं। गड़ी खुदा बख्श से ही आपको लाइव मनाजिर हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर इस वक्त फातिहा खानी का सिलसिला जारी है। वज़ीर आला सिंध शहीद बीबी के मज़ार पर फातिहा खानी कर रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी नौडेरा हाउस पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत भी इस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी में शिरकत के लिए पहुंच चुकी है। मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ से भी काफ़िलों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि कल फातिहा खानी की जाएगी, मज़ार पर हाज़िरी दी जाएगी। बड़ी तादाद में लोग पहुँचेंगे गड़ी खुदा बख्श, जहाँ पर हाज़िरी का सिलसिला जारी रहेगा। इससे पहले हम बात कर रहे थे कि पंजाब भर में DCOs का ओहदा खत्म कर दिया गया है और डिप्टी कमिश्नर्स को इख्तियारात दे दिए गए हैं। शौकत बसरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उनसे बात करते हैं। बसरा साहब, आपको क्या लगता है कि जो DCOs का ओहदा है उसे खत्म कर दिया, डिप्टी कमिश्नर्स तक अब आ गई है बात, तो आप क्या लगता है कि डिप्टी कमिश्नर्स को इख्तियारात मिलेंगे उस तरीके से जो इख्तियारात DCOs को नहीं मिले? पहली बात तो जहाँ तक इख्तियारात की अपनी बात की, ये मियां साहबान का वतीरा ही नहीं है, वो शाही ख़ानदान है और वो अपने तरीके से हुकूमत को चलाते हैं। हमेशा ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए ये जो कॉन्सेप्ट है डिप्टी कमिश्नर वाला भी, ये तो बड़ा लॉर्ड्स वाला एक कॉन्सेप्ट है और माजी में यही होता था। कानूनी तौर पर वैसे ये बहुत बेहतर हुआ, क्योंकि ये जो डबल कवानीन चल रहे थे, डबल स्टैंडर्ड्स थे, कानून कुछ और पास हुआ असम्बली के अंदर, वहाँ पे अभी भी DCOs बैठे हुए थे, ये बहुत बेहतर हो गया। लेकिन जो फोकस आपका पॉइंट है, इख्तियारात को तो भूल जाएँ। 7 क्लब से लोकल बॉडीज़ को चलाया जाएगा और दूसरी बात, बिल्कुल उनको फंड्स नहीं दिए जाएंगे। जितने भी चेयरमैन हैं, ज़िला कौंसिल हैं या यूनियन कौंसिल के चेयरमैन हैं, वो खलीफों की तरह डिप्टी कमिश्नर के सामने हाज़िरी देंगे। और जो स्कीमें, पहली बात तो पैसे नहीं जाएंगे, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, पैसे रायवंड की स्कीमों पे, लाहौर की स्कीमों पे, हमारा पहले भी सारा बजट पूरे पंजाब का तो तमाम अज़ला का लाहौर में लगता है। अब तो और हो गया है, उन्होंने बाकायदा ये शिक पास कर दी है कि कोई चेयरमैन बगैर कोई बताए हुए, ये बाकायदा जो लॉ पास हुआ है, इख्तियार होगा वज़ीर आला पंजाब को कोई रीज़न बताए उनको सस्पेंड कर सकते हैं। इसलिए किसी माई के लाल में जरूरत नहीं है कि उनके सामने बोलें। अच्छा, बसरा आपसे पहले साद रसूल एडवोकेट जो हैं वो जो एक्सप्लेन कर रहे थे, जो मेरी समझ में आया, मैं चाहूँगा कि इसको साद रसूल खुद एक्सप्लेन करें। साद रसूल, आप क्या ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी लोकल बॉडी का नुमाइंदा या आप खुद या कोई फ़र्द अगर हाई कोर्ट चला जाए तो ये पूरा सिस्टम है जिसमें LDA और हेल्थ और बाकी चीज़ें जो हैं वो इनके अख्तियारात से बाहर निकाल दी गई हैं, लोकल गवर्नमेंट के अख्तियारात से, तो हाई कोर्ट जो है वो इसको गैर आईनी करार दे देगा फ़ौरन? ये तो चारों सूबे गिर जाएंगे। जी, मैं इसमें गुजारिश करूंगा। आपको याद होगा कि सिग्नल फ्री एक्सप्रेसवे का एक केस हुआ था लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, एक बहुत मशहूर केस था जो कि बाद में सुप्रीम कोर्ट तक गया और उसके अंदर बड़ी लंबी चौड़ी जजमेंट, आज के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उनकी जजमेंट है जो कि बाद में सुप्रीम कोर्ट गई और उसके जो लॉ पॉइंट्स हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया। प्रोजेक्ट जरूर बनने दिया लेकिन लॉ पॉइंट्स का अपहोल्ड किया। वो पॉइंट्स क्या हैं? उस केस के अंदर मेन इशू ये था कि जो LDA की कुछ शिकें थीं, LDA के कानून की कुछ शिकें थीं कि LDA सड़कें बनवा सकता है और दीगर काम डेवलपमेंट की एक्टिविटीज कर सकता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नीचे। वो शिकें लोकल गवर्नमेंट एक्ट की शिकों से कॉन्फ्लिक्ट करती थी कि लोकल गवर्नमेंट में भी सड़क बनाने का इख्तियार था, LDA के अंदर भी सड़क बनाने का इख्तियार था, LDA के कानून के अंदर। तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने और लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने यह फैसला किया कि क्योंकि लोकल गवर्नमेंट का एक्ट जो है वो उसके पीछे आइन की एक पूरी रूह है, आर्टिकल 140A है, इसलिए जो भी LDA का कानून लोकल गवर्नमेंट के कानून के खिलाफ होगा उस हद तक LDA का कानून अप्लाई नहीं हो सकता। इसी आर्गुमेंट को अगर हम आगे चलाएं तो आज भी जो भी ऑर्डिनेंस पास हो या दीगर कवानीन पास हो जो डिफरेंट एजेंसीज के हैं, अगर तो वो लोकल गवर्नमेंट की पावर्स को जो कि आइन के अंदर उसकी मंशा है, अगर तो वो उसके ऊपर इन्फ्रिंज करेंगे तो बिल्कुल अदालत का रुजू किया जाएगा। में जाने करिए खुदा बख्श, मुझे जाना है। बसरा साहब इस वक्त सैयद मुराद अली शाह साहब फातिहा खानी करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कि वर्कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले मनाएंगे
और हर साल की तरह यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला कल मोहतरमा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए शहीद मोहतरमा को अजीम शान जलसा होगा, जिससे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब खिताब करेंगे और इंशाअल्लाह ताला बड़ी तादाद में पूरे मुल्क से मोहतरमा के शहदाई, उनकी भाई, उनकी बहनें इधर हाजिर होंगी, मज़ार पे हाज़िरी देंगी और उस जलसे में शरीक होंगी। तो कौन सा बड़ा खिताब हो रहा है? मैंने क्वेश्चन किया कि ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है, गो निसार गो के बाद गो नवाज गो लगने जा रहा है कल से। खिताब तो देखें, वो को चेयरमैन साहब ने अपनी तकरीर में कराची में जब वो आज से 3 दिन पहले आए थे, उन्होंने कहा था कि जी मैं सरप्राइज़ दूंगा, तो वो सरप्राइज़ वही देंगे। अगर वो सरप्राइज़ मुझे पता होती तो वो सरप्राइज़ तो नहीं रहेगी ना। इंशाअल्लाह ताला कल वो भी खिताब करेंगे, चेयरमैन साहब भी खिताब करेंगे और ज़रूर आइंदा का पूरा लाहे अमल और इलेक्शंस की तैयारी के बारे में बताएंगे। रेंजर्स कुछ कार्रवाइयों कई बिल्कुल असा तो कार्रवाइयों सिंधी में सवाल है, सिंधी में तो फिर उर्दू में भी कह दूंगा यार। कार्रवाइयूं जेके कयूं आहिनि उन्हनि ते उन्हनि हिकिड़ी कंप्लेंट ॾिनी आहे जिते FIR रजिस्टर थी आहे, उन कानूनी तौर ते उनखे ॾिसबो त केतिरी उन में सच्चाई आहे या छा शइ आहे। उनमें ॻाल्हि न आहे, कार्रवाइयूं पहिरीं बि रेंजर्स असांजी मदद जे लाइ हिते आहे ऐं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जे अंडर कम करे। कल के जलसे में जो खुशखबरियां सुनाई जा रही हैं, क्या वो सिर्फ इलेक्शन कैंपेन है या वाकई आवाम के लिए कुछ सूदमंद साबित होंगी? अब मेरी बात सुने, ये सवाल हो चुका। खुशखबरी या सरप्राइज तो वो कल जलसे में सुनाई जाएगी ना, आज मैं नहीं सुना सकता। रेंजर्स वाला कहा यह गया था कि रेंजर्स कोई भी कार्रवाई करने से पहले सूबाई हुकूमत से को बताकर कार्रवाई करेगी। ये जो 2-3 कार्रवाइयाँ हुई, आपको इत्मीनान मिलेगी? मेरी बात सुने, तौर पर अनवर मजीद वाली कार्रवाई की बात कर रहे हैं। मेरी बात सुने आप जो रेंजर्स या एक सूबाई असम्बली की करारदाद है ना, उसके तहत जो चीज़ें डाली हुई हैं, रेंजर्स उसके मातहत ही काम करती है और उसी पे कर रही है। ये बताने की या वो करने की तो आप आगे बढ़ रहे हैं ना। आपको पता है, करारदाद पढ़ लें, अगर उसकी कोई खिलाफ वर्जी हुई हो तो मैं उनसे सवाल करूंगा। हाँ, ये ज़रूर है बात जो मैं बहुत क्लियरली मैंने कही कि एक कंप्लेंट आई है, कंप्लेन आप करेंगे, कोई भी करेगा, वो कंप्लेंट रजिस्टर होती है। तफ्तीश करना पुलिस का काम है, तफ्तीश करेगी और बता देगी क्या सही है क्या गलत है। बाकी ये मामला सब्जेक्ट से जब FIR दाखिल हो गई है और कोर्ट में आ गई है तो उस पर ज़्यादा उस तफ्तीश पे मैं असरअंदाज नहीं होना चाहता। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि पुलिस का फ़र्ज़ है, पुलिस का काम है और हुकूमत का काम है तफ्तीश करे। जो सही बात होगी वो इंशाअल्लाह ताला मंजर आम पे आएगी। को चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी ला चयो पियो 30 तारीख़ खां पोइ वरी वापसि मुल्क खां ॿाहिरि वेंदो, त छा उहो तरहंदो या वापसि वरी हले? ॾिसो, को चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी साहब जॾहिं अचणु चाहे, जॾहिं वञणु चाहे, जीअं तव्हांखे पूरी इजाज़त आहे न, तव्हां वटि अगरि पासपोर्ट आहे उन्हनि खे आहे, पर मुखिब साहिब जे प्रोग्राम जी, को चेयरमैन साहब जे प्रोग्राम जी ख़बर न आहे त कॾहिं अचे थो या कॾहिं वञे थो। न मां इन जी का तव्हांखे तरदीद थो कयां, न इन जी तस्दीक थो कयां। मर्ज़ी आहे उन जी, पॉलिटिकल फ़ैसिला हुन जा सभु थींदा। अगरि उनखे कॾहिं इलाज लाइ वञिणो पवंदो त जीअं उन ॾींहुं बि ॿुधाईं त मुंहिंजो इलाजु अमेरिका में ऐं पंहिंजो हले पियो थो इंग्लैंड में, अगर वञणो पवंदो। बाक़ी जेकी अफ़वाहूं आहिनि उहे मेरी अफ़वाहूं आहिनि। 3 तारीख़ अगर आप सर यही जवाब उर्दू में दे दें और दूसरा इसी में ऐड कर दें कि क्या बिलावल भुट्टो क्या वाकई फरियाल तालपुर को इस्तीफा दिलाकर 2007 से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और फिर कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी को लीड करेंगे? अब देखें, तो आपने 2 सवाल कर लिए। पहली बात को चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी के बारे में थी जो आपने कहा था। को चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी साहब जब चाहें वो इस मुल्क के शहरी हैं, जब चाहे मुल्क से जा सकते हैं, जब चाहे वापस आ सकते हैं। और मुझे कोई उनके प्रोग्राम का पता नहीं है कि वो कोई नियर फ्यूचर में कहीं वो बाहर जा रहे हैं, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं और पॉलिटिकली फ़ैसला करेंगे। इलाज के लिए अगर उन्हें कहीं जाना पड़ा तो वो बिल्कुल, आपको जाना पड़ेगा तो आप भी जाएंगे, मुझे जाना पड़ेगा किसी सूरत से मैं भी जाऊंगा। मैं ये बता सकता हूँ आपको कि परसों मैं जा रहा हूँ मुल्क से बाहर। कल रात को चाइना में जा रहा हूँ सीधे कनेक्ट करने। मेरा प्रोग्राम, बिलावल साहब ने ऐलान किया है कि वो इलेक्शन लड़ेंगे। वो कहाँ से लड़ते हैं वो उनका अपना फैसला होगा। बिलावल साहब की पार्टी है, वो पूरा पाकिस्तान उनका है, जहाँ से वो फैसला करेंगे इलेक्शन लड़ने का और इंशाअल्लाह ताला वो कामयाब होंगे। और सरदार साहब की आमद को नवाज शरीफ ने खुश कहा है, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि दोबारा मुफाद की पॉलिसी जो है स्टार्ट हो गई है?
मतलब वो कहते हैं कि वो क्या मैं बहुत खुश हुआ हूँ आसिफ जरदारी के आप आने क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है अच्छी बात है, वो खुश हुए इसलिए कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब जमहूरियत की बका पे यकीन रखते हैं, और अगर कोई शख्स जमहूरियत पे यकीन रखता है तो उसको यकीनन खुशी हुई होगी। और जो लोग जमहूरियत पे यकीन नहीं रखते इसलिए कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब वही हैं जब आज ही के दिन, आज से 9 साल पहले एक दिन कम 27 दिसंबर को जब 2007 को जो एक बहुत बड़ा सानिया हुआ था, तो उसी दिन उन्होंने नारा लगाया था पाकिस्तान। गढ़ी खुदा बख्श में फातिहा खानी के बाद मुराद अली शाह साहब गुफ्तगू कर रहे थे मीडिया से। बसरा साहब, उन्होंने बात ये भी कही और बिलावल भुट्टो जरदारी भी कल से बात कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी जलसे में सरप्राइज देंगे। आखिरकारी सरप्राइज क्या होगा, क्या होने जा रहा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या प्लान कर रही है? हमेशा पहली बात तो मतलब सरप्राइज लीडरान की तक रहने देना चाहिए, और ये कल इंशाल्लाह इस वक्त जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो सरप्राइज पूरी कौम के सामने आ जाएगा। एक बात तो तयशुदा अच्छा है, होगा या बुरा होगा? बहुत अच्छा, और सरप्राइज पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा हम तख्तादार पे भी लटके हैं। अगर हमें 14 साल जेल काटी है, हमारा जीना मरना इस धरती माँ के साथ है। पाकिस्तान के आवाम के हक में सरप्राइज देंगे। दूसरी बात, एक मैं आपको अर्ज कर दूं रमशा, जो पीपल्स पार्टी करने जा रही है, हमारी कोशिश है कि अभी जैसे चौधरी शुजात हुसैन साहब की मुलाकात हुई, तमाम, मैं आपको प्रोग्राम में ये खबर देना चाहता हूँ, पूरी अपोजिशन के साथ हम राब्ता कर चुके हैं। 27 के बाद हम लाहे अमल का ऐलान कर देंगे, जो सरप्राइज की बात करती हैं। हमारी ख्वाहिश और कोशिश है पूरी अपोजिशन में एक कंटेनर हो, राइट पे बिलावल साहब दरमियान में खड़े हो, राइट पे खान साहब हो, लेफ्ट पे मौलाना सिराजुल हक हो, चौधरी शुजात साहब हो, MQM हो, ताकि ये जो मियां सबान मुकद्दस गाय बने हुए हैं जिनके खिलाफ कानून हरकत में नहीं आता, इन पनामा के चोरों के खिलाफ। शौकत बसरा, आपने तो सरप्राइज जो ऐलान था वो तो कर दिया। नहीं, देखिए वो तो हम पहले कह चुके, हम ज्वाइंट अपोजिशन बनाना चाहते हैं। हम ये तो सरप्राइज देखें, एक तो ये है कि इमरान खान भी आपके साथ होंगे, आपने इशारा किया, क्या यही मतलब है जो आप मैं समझ रहा हूं? देखिए पूरी अपोजिशन हम चाहते हैं कि सिर्फ इमरान खान, क्योंकि ये ख्वाहिश थी पूरी कौम। अगर इमरान खान भी आपके साथ हैं तो ये सरप्राइज है। और दूसरी बात ये कि इसका मतलब ये है कि जो है वो बिलावल जरदारी साहब भी जो है वो इलेक्शन लड़ने भी जा रहे हैं और असेंबली में जो है लीड करेंगे बिलावल जरदारी। दो बातें, हमारा, मैंने जैसे कहा था कि तमाम अपोजिशन पार्टियों से हमारा राब्ता हो चुका है। तो पार्टीज ने मैं ये कहा है कि 27 को आप अपने लाहे अमल का ऐलान करें। जैसे अभी इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप देख लीजिए, उन्होंने क्या कहा है कि हमारी 27 पे नजर है कि पीपल पार्टी क्या फैसला करती है। शाह महमूद कुरैशी साहब के जरिए राब्ता हुआ, उन्होंने कहा बिल्कुल हमारा मकसद है कि हमारी सोच क्या है कि पनामा शरीफ को पकड़ना, मॉडल टाउन के कातलों को पकड़ना। और मैं बात आपके तवज्जुह से अगर एक सवाल कर लूं कि ये सब इकट्ठे, सवाल ये है कि ये सब इकट्ठे जो हैं ये पार्लियामेंट में खड़े होंगे या सब इकट्ठे कंटेनर पे खड़े होंगे? सुनिए, बहुत अहम सवाल है। पार्लियामेंट में खड़े होने का ऐलान तो तहरीक इंसाफ ही गई थी वहां से, वो कर चुके हैं। अब इस वक्त हम पार्लियामेंट के बाहर की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट सड़कों की बात कर रहे हैं। हमें मजबूर कर दिया गया है। क्या होगा, क्या है, लॉन्ग मार्च होगा या धरना होगा जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती रही है? आप लोग क्या करें, लॉन्ग मार्च? पहली बात तो ये जहन में रखें कि शहीदों के वारिस सड़कों पर आ रहे हैं, इनकी तो क्या हैसियत है। हमने तो जियाउल हक जैसे आमिर थे उनको भगा दिया, हम क्या करेंगे? अच्छा बसरा साहब, यहाँ पर ख्वाजा खालिद साहब बैठे हुए, बसरा साहब एक मिनट जरा, ख्वाजा खालिद साहब बैठे हुए हैं और ख्वाजा साहब ने सारी उम्र सड़कों पर जुलूस रोके भी हैं और जाने भी दिए हैं और उनको लाठियां भी बरसाई है। और वो सिर्फ पीपल्स पार्टी को पड़ी है, ये भी माने, और मैं इसका गवाह भी हूं। अच्छा ख्वाजा साहब, जो सवाल ये है कि जो इन्होंने जो फ्रेज बनाई है कि अगर सारी जमातें इकट्ठी हो जाएं तो इसका कुछ और इम्पैक्ट पड़ता है, और अगर एक जमात बहुत ताकतवर भी हो तो अगर वो अकेली आए तो उसका इम्पैक्ट कुछ और पड़ता है। ठीक है। अच्छा अंजुम साहब, इस सवाल का जवाब मैं लूंगी, मुझे ब्रेक लेने के लिए लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते तो अंजुम साहब की बात का जवाब लेंगे। खालिद साहब से हमारे साथ रहिएगा। खबर के साथ में एक बार फिर कहेंगे खुशामद। खालिद साहब, अंजुम साहब ने आपसे सवाल किया था, काइंडली उसका जवाब दीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। बात यह है कि अगर सारी सियासी जमातें इकट्ठी हो जाएं तो उसका जो जुलूस होता है, जलसा होता है, उसका इम्पैक्ट और होता है, और अगर एक पार्टी हो चाहे कितनी भी ताकतवर हो वो अगर अकेली आए तो उसका इम्पैक्ट और होता है। ये कैसा होता है? यकीनी तौर पर देखें जी, अगर जितने ज़्यादा आपके मुखालिफिन, मैं पुलिस के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बात कर रहा हूँ, जितने भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन स्ट्रांग होंगे, जितने ज़्यादा तादाद होगी तो ऑब्वियसली पुलिस पर प्रेशर ज़्यादा आएगा। फिर उसमें यह है कि उसमें मसला ये होता है कि अगर ये सारे इकट्ठे हों
कोई सिंध में पावरफुल है या कराची में पावरफुल है, कोई पॉलिटिकली किसी सूबे में या किसी शहर में पावरफुल है। सारे मुल्क में एक जमात, मेरा ख्याल पाकिस्तान में ऐसी कोई नहीं है जो हर शहर में पावरफुल हो। तो जब मुख्तलिफ पूरे मुल्क में ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कुछ जमातें इकट्ठी होकर करेगी तो यकीनी तौर पर लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन खालिद साहब सेंटर ऑफ प्रोटेस्ट तो पंजाब ही होगा ना, क्योंकि पंजाब में आना है तमाम जमातों ने और प्रोटेस्ट तो यहाँ पर करना है। देखिए पंजाब पुलिस का काम है, वो तो पीएमए की एजिटेशन चली है, दूसरी भी इस एजिटेशन चली है जहां पुलिस फेल हुई। पंजाब भी, कराची भी पाकिस्तान का हिस्सा है और पेशावर भी पाकिस्तान का हिस्सा। अगर कराची, पेशावर, कोयटा एक साथ ब्लॉक हो तो उसका और इंप्रेशन है। अच्छा साद रसूल, आप कैसे देख रहे हैं? मामले पर तो प्रोटेस्ट सारा पंजाब में हो रहा है क्योंकि तहरीक इंसाफ ने अपनी जितनी भी रसूल आप कैसे देख रहे हैं ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है कि इमरान खान और पीपल्स पार्टी और एएनपी और एमक्यूएम और जो है वो जमात इस्लामी ये एक साथ हो, तो इसका क्या एक देखिए सर, अभी तक ये कह देना कि हम सारे मिलेंगे, ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज का कह देना कि हम सारे मिलेंगे और हम सारे एक सफ़े पे होंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि सबकी डिमांड्स एक होंगी, इसका ये मतलब नहीं है कि सबके गोल्स एक होंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर सारे सड़कों पे निकलेंगे भी तो कौन धरने के लिए बैठेगा। एक डिमांड तो बहुत क्लियर होगी ना कि मियां नवाज शरीफ का, वजीर आजम का एहतसाब किया जाए पनामा केस में। ये तो क्लियर होगा कि वो रिजाइन करें। देखिए जी, रिजाइन तो मांगेंगे ये। बिल्कुल इसके अंदर कोई शक नहीं है कि एहतसाब की डिमांड क्लियर होगी, लेकिन एहतसाब का जो एंड गोल है वो पीटीआई का मुख्तलिफ है कि इस्तीफा दें फिर एहतसाब करें या प्राइम मिनिस्टरशिप की पोजीशन से रिमूव हो फिर एहतसाब हो। पीपल्स पार्टी ने ये वाली बात पहले नहीं की, ना अब कर रही है, ना इन्होंने टीओआरस के अंदर ये बात की थी। एमक्यूएम के अंदर ने इसके अंदर बिल्कुल भी उस तरह इंगेज नहीं किया। तो इफेक्टिव सवाल ये होगा कि क्या कॉमन ग्राउंड्स हैं, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो दोनों के दरमियान डिफरेंसेस पाए जा रहे हैं उसको भी आप लोगों ने मर्ज किया है, उस पर भी कुछ बातचीत हुई है? क्योंकि आप लोग अगर एक साथ होंगे तो ऑब्वियसली कोई आपने आगे भी मजीद मुशावरत की होगी। वो कहते हैं ना, अकेला ही चला था जानबे मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। गुजारिश सिर्फ इतनी है, मुझे अभी तक याद है खान साहब का खास तौर पे, खान साहब ये कहते थे कि पीपल्स पार्टी मिली हुई है, पीपल्स पार्टी सड़कों पर निकल रही, हमारे साथ जद्दोजहद नहीं कर रही। उनका एक अपना एजेंडा था, मैं सिर्फ इख्तिलाफी बात भी नहीं करना चाहता क्योंकि हमने उनको साथ लेके चलना है। ये तहरीक की काल हमारी है। उन्होंने जब वो निकले थे वो अकेले निकले थे, सोलो फ्लाइट का नुकसान हुआ। अब हम चूंकि निकल रहे हैं, हाँ बहुत ज़्यादा इख्तिलाफात हैं, लेकिन जो बात अंजुम साहब ने की बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन इशूज़ क्या है? पनामा का कॉमन इशू है, सब चाहते हैं नहीं शौकत बसरा जो साद रसूल ने जो पॉइंट उठाया कि क्या आप प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफे का मुतालबा करेंगे या नहीं करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट जो बिल पड़ा हुआ है सेनेट के अंदर, जो हमने पास भी कर दिया है, उसमें कहीं इस्तीफे का जिक्र नहीं है, जिसमें इमरान खान साहब की पार्टी, पीपल्स पार्टी, जमात, तमाम अपोजिशन के दस्तखत मौजूद है। वो तो इंक्वायरी कमीशन है ना, अब तहरीक इंक्वायरी के लिए नहीं। सर मैं नहीं, एक सेकंड शौकत बसरा, इंक्वायरी इसलिए नहीं होगी, सर मैं करता हूं, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और चलेगा, कामयाब होगा या नाकाम होगा, लेकिन अब इंक्वायरी कैसे होगी? अंजुम साहब स्वाब क्लियर, इमरान खान साहब पीछे हट चुके हैं इस्तीफे के मुतालबे से। किस तरह? जब उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट टेकअप कर ले, वहां पे अब हमारे साथ भी उनको जो मुज़ाकरात हुए हैं, मैं अब ये भी खबर दे देता हूं, शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं हम जद्दोजहद के लिए निकले, तहरीक के लिए निकले, हम निकलेंगे आपके साथ। उसके साथ उन्होंने इस्तीफे का मुतालबा नहीं किया। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इनका एहतसाब करे, वो बिल पास हो। लेकिन आज सुन लें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो चुका है। इस पनामा का फरवरी में नमाज जनाजा पढ़ाया जाना है। एक ही तरीका है, वो तरीका है कि हम खल्के खुदा को निकलें। तो बसरा साहब, यानी जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, आपको उससे भी कोई कुछ नहीं होगा? आपने तो लिल्लाहि पढ़ लिया, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लोग आप इस बात से अग्री करते हैं कि जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में पनामा का, उस पर अब कुछ नहीं होगा फर्दर ऑन, या क्या होगा? नया बेंच बनेगा? क्या होने? मरियम का ट्वीट सुना आपने? मरियम का ट्वीट सुना? क्या होगा? रुकिएगा बसरा साहब। बस मैं बसरा साहब की बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। मेरे ख्याल में ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठे मिलकर भी स्ट्रीट पावर से पंजाब में पीएमएलएन को निकाल नहीं सकती। अगर पीएमएलएन की डिस्क्वालिफिकेशन होनी है इस सारे माजरे के अंदर, तो वो सिर्फ और सिर्फ अदालत से हो सकती है, और अदालत ही वो पावर है। और इस वक्त हमारे पास इस तरह के फाजिल जज साहब, सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने पहले भी मिलकर देख लिया, लंबी चौड़ी लॉन्ग मार्चेस हुई, टीओआरस के ऊपर बात हुई, पहले भी इनसे ये गवर्नमेंट नहीं रिमूव हुई। अभी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हुए 3 दिन पहले पंजाब के अंदर, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर पीएमएलएन को स्ट्रीट पावर
ओवर में नहीं हरा सकी। बसरा साहब से जो सवाल जरूरी है करने वाला वो ये है कि अब से 3 महीने पहले जब पीटीआई अकेली निकल रही थी और साथ 2-3 और एंसिलरी जमातें निकल रही थी, उस वक्त में और आज में क्या फर्क है? क्या पीपल्स पार्टी ने अब देखा कि उन्होंने सोचा कि हम 27 दिसंबर को निकलेंगे और अगस्त में नहीं निकलेंगे? साथ भाई दो बातें। एक बात तो अब ये ज़हन नशीं कर ले, हमने किसने कहा है कि नवाज शरीफ को कान से पकड़ कर हमने पार्लियामेंट से निकालना है? हम कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चेंज नहीं चाहते। हम नहीं चाहते पीपल्स पार्टी जो आज कल हमारा सर फरवरी में अगर चेंज होगा तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही होगा ना, या अदालत से होगा या अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मैं एजेंडा बता रहा हूं क्या है। हम इतना प्रेशर मोबिलाइज कर देंगे कि इलेक्शन 2018 के बजाय उनको 2017 में कराना पड़ेगा। नंबर 1 ये बात मुकम्मल कर लूं। ख्वाजा साहब से लास्ट मिनट लिए ख्वाजा साहब आपकी समझ में क्या आया? अंजन भाई दूसरा सवाल पूछा, उसका जवाब ले लें। हम उस वक्त इसमें साथ निकले थे, हमें उन्होंने कहीं भी कंसल्ट नहीं किया और हमारी शोधा रैली के अंदर हमने खाली प्रेशर से काम होना होता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खासा प्रेशर डाला। आप क्या कहेंगे? जी, मेरा ज़ाती जो अपना इंतज़ामी अमूर के हवाले से पूरी नौकरी में ये चीज़ें होते देखी हैं, पार्टीज़ के अंदरूनी जो सिस्टम इनका ऑपरेट करता है, मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये सारी पार्टी जैसे बसरा साहब क्लेम कर रहे हैं मुश्किल है, नामुमकिन अगर नहीं है बहुत ही मुश्किल है, मुझे नजर नहीं आता। इसमें स्टेक्स हर पार्टी की डिफरेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, स्टेक्स पार्टीज के डिफरेंट है। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, हमारा वक्त खत्म हो चुका है। कैसर खोकर हमारे नुमाइंदे हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। साद रसूल साहब मेरे साथ मौजूद थे, शौकत बसरा, अंजुम रशीद साहब मौजूद थे। तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त अपने खिताम को पहुंच चुका है। कल 27 दिसंबर है और कल सबकी नजरें आखिर इस घड़ी पर टिकी हुई है कि आखिरकार जनाब आसिफ अली जरदारी साहब क्या ऐलान करेंगे और सरप्राइज क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज।